अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। आई होप यू आर गेटिंग कंसेप्ट्स एंड प्लीज़ डू हैव योर पेंसिल कॉपी अपने हाथ में रख लें इंशाल्लाह, क्योंकि हम उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि हम जब इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो उसमें कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल हैं। तो और बाकी इसके अलावा कुछ चीज़ें स्लाइड्स में मेंशन नहीं होती, वो एक्सप्लेनेशन के दौरान जहन में आ जाती हैं, तो भी आप कोशिश किया करेंगे उसको आप अपने पास नोट कर लें। चैनल का आपको लिंक नज़र आ रहा है youtube.com/कोकब मंजूर KOKABMANZOR/वीडियोज़। इस पे आप जाएंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोज़ में मिल जाएंगी। अच्छी लगें तो काइंडली सब्सक्राइब करें और दूसरे ग्रुप्स में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में इनको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। अगर आपको लगे कि ये बेकार हैं तो बिल्कुल भी शेयर ना किया करें, ठीक है जी। ओके, सो रेडी हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टुडे इज़, हम देखेंगे इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी कितनी किस्में हैं, किन किन बेसिस पे किस्में की जाती हैं, और इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होती है इन्फ्लेशन, कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हमें जो कहा जाता है कि आज इन्फ्लेशन 2% है, 5% है, तो हाउ कुड वी नो दिस एंड व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर इट, और फिर इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो कुछ मॉनेटरी मेजर्स हैं, कुछ फिस्कल मेजर्स हैं, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि ये इंट्रोडक्शन का हम कर रहे हैं तो इसलिए हम इसमें बड़ी सिंपल और सादा सी बातें करेंगे ताकि जो बिगिनर्स को जो चीज़ें हैं वो समझ आ जाएं। वी आर नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, और हम मुश्किल बातें नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आसान सी बातें करें, क्योंकि ये सारा जो टॉपिक है और जो सीरीज़ है ये सारा बिगिनर्स के लिए है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके जी, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। सिंपली याद रखें जी, कीमतों का जो बढ़ना है मुसलसल, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। दी परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ ए कंट्री इज़ नोन एज इन्फ्लेशन। अब इसमें दो तीन लफ्ज़ हैं। एक है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब है कि धीरे धीरे से जो बढ़ती रहती हैं कीमतें, उसको एक दिन का कीमत का बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं होता। दूसरी बात इसमें जनरल प्राइस लेवल है। जनरल प्राइस लेवल का मतलब ओवरऑल जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, उनकी कीमतों का बढ़ना। यानी गोया कि एक या दो प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ गई तो इसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहते, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ जो गुड्स हैं, मिसाल के तौर पे जो किचन आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, और मेडिसिन हैं, दीगर हैं जो ज़रूरियात हैं, ये तकरीबन कोई 300 to 500 की प्रोडक्ट्स हैं, जिसको एक टर्म यूज़ करते हैं इकनॉमिक्स में, बास्केट ऑफ गुड्स। तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो सारी आती हैं, जिसके अंदर कोई 360 से लेकर मुख्तलिफ हैं, कोई 400 हैं, कोई 500 बताते हैं, लेकिन लगभग यूँ कह लें कि 300-400 गुड्स की कीमतों में जब रद्दो बदल आता है तो उसका एवरेज ले लिया जाता है, तो वो जब इंक्रीज़ नज़र आए तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं, व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, यानी कि पैसे अब आपके पास ज़्यादा हो गए हैं लेकिन अब उनकी वो वैल्यू नहीं रही। तो क्या मतलब है कि जो चीज़ कल 10 रुपये भी मिलती थी, आज आपके पास 11 रुपये हैं, लेकिन वो अब 11 में भी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि कीमतें महंगी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मुल्क में इन्फ्लेशन आ रही है। तो आपकी सैलरी वही है या थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उसके मुकाबले में अब वो चीज़ें जो पहले आप ख़रीद सकते थे, अगर अब आप नहीं ख़रीद सकते, तो इसका मतलब मुल्क में इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है जी। सो कंक्लूड क्या करते हैं जी, इन्फ्लेशन इज़ द जनरल इंक्रीज़ इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, ठीक है। अब बहुत सारी किस्में हैं इसकी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, तो हम इसमें से दो कैटेगरीज़ को ले लेते हैं बेसिकली। एक को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नोटिस डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एज द नेम क्लैरिफाइज कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम ये करते हैं जो कीमतें जो बढ़ रही हैं, यानी ओवरऑल जो प्राइसेस में इंक्रीज़ आ रहा है, अगर वो किसी डिमांड के वेरिएबल की वजह से आ रहा है, डिमांड से रिलेटेड किसी वेरिएबल की वजह से आ रहा है, तो हम उसको कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इट्स एन इंक्रीज इन द अवेलेबल सप्लाई एक्सीड द अवेलेबल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ गई है सप्लाई से। तो अब क्या होता है कि चूँकि आपको पता है जब डिमांड सप्लाई से बढ़ जाती है तो इट्स क्रिएट्स ए काइंड ऑफ ए शॉर्टेज, और शॉर्टेज में हमेशा प्राइसेस ऊपर जाती हैं। डिमांड थी 100 और सप्लाई भी थी 100, लेकिन अब डिमांड 120 पे चली गई है, तो अब वो जो एक्स्ट्रा 20 यूनिट हमें चाहिए उसके लिए प्रोडक्शन है नहीं, तो पीपल विल बी विलिंग टू पे हायर प्राइसेस। इन ओवरऑल क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। क्यों होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मिसाल के तौर पे क्यों डिमांड बढ़ गई, इसकी एक वजह ये होगी कि पॉपुलेशन ग्रोथ में इजाफा हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है, हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से। और तीसरा जो रीज़न इसमें आ जाता है वो ये होता है कि वेज रेट में इंक्रीज़ हो गया है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं, तो अब वो चीज़ें उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई है। तो व्हेन यू हैव मोर मनी सो यू आर बाइंग मोर गुड्स एंड services, right? So in that case it creates inflation.
चौथा जो रीज़न है फॉरेन रेमिटेंसेस कैप है, ये भी तीसरे रीज़न से मिलता जुलता ही है कि अब आप इस सूरत में भी लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, बाहर से पैसे मुझे कोई भिजवा रहा है, मेरा मामू चाचू कोई भी, सो अब मेरे पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरह से और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है या किसी भी वजह से डिमांड बढ़ गई है तो वो जबकि सप्लाई उतनी ही है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाती है। उसको जो कहते हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होती है एक्चुअली उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जैसे कि नाम से ज़्यादा, अब इसमें डिमांड का जिक्र नहीं है, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से यानी सप्लाई साइड से जो प्राइसेस बढ़ती हैं उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या है जी? इट्स द इनिशिएटेड एंड सस्टेन्ड बाय द राइजिंग कॉस्ट ड्यू टू विच प्राइसेस गोज अप। मिसाल के तौर पे अब कंपनीज, अब ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएं फॉर एग्जांपल, तो जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन सब की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। ज़ाहिर बात है, अब ऑयल महंगा मिल रहा है ना, ऑयल यूज़ होता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, मशीनों में, वो जो ऑयल या पेट्रोलियम गुड्स हैं वो महंगी मिल रही हैं तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। मेरी से मुराद मुल्क के अंदर जितने भी प्रोडक्शन यूनिट हैं उनकी कॉस्ट बढ़ गई। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली उन्हें चीज़ें महंगी बेचना पड़ेंगी। तो इस तरह की चीज़ें, या रॉ मटेरियल महंगा हो गया या और इस किस्म की लेबर वेज रेट महंगा हो गया, इसकी वजह से यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है तो इसकी वजह से जो प्राइसेस में इंक्रीज़ आएगा उसको हम कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो गवर्नमेंट जब पॉलिसीज़ बनाती हैं तो उन्हें ये देखना पड़ता है कि ये इन्फ्लेशन इस वक्त डिमांड साइड पे है तो फिर उस तरह के मेजर्स लिए जाते हैं, और अगर कॉस्ट साइड पे है तो फिर उस तरह के मेजर्स लिए जाते हैं। अब ये क्यों होती है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर को महंगी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, वेज रेट बढ़ गई, ये भी कॉस्ट उसकी बढ़ गई, प्रोडक्शन किसी वजह से कम हो गई है, ये सेल्स कम हो गई तो अब उसकी वजह से भी उसको चीज़ें जो है वो महंगी बेचना पड़ेंगी। ठीक है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब है कि वो चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं अब अगर वो इम्पोर्ट प्राइस, तो ज़ाहिर बात है वो प्राइस सेट की जाती हो तो किसी फॉरेन कंट्री की होगी प्राइस, उन्होंने जो सेट की होगी। तो पहले जो चीज़ हम 10 रुपये की इंपोर्ट कर रहे थे अब वो 12 रुपये की इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब वो उसकी वजह से भी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन आ जाती है। अब ये भी डिमांड साइड से नहीं हुई बल्कि सप्लाई साइड से होगी। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए हैं तो क्या होगा? इन्फ्लेशन ही होगी, ज़ाहिर बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। ठीक है। सो इन सारे रीज़न्स के साथ और भी बहुत सारे रीज़न्स आप ऐड कर सकते हैं, यानी हर वो रीज़न जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो उसकी वजह से प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फिर चीज़ें महंगी करके बेचते हैं, मजबूरन महंगी करके बेचनी पड़ती हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक और चीज़ होती है इसके स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होती है? दो वर्ड्स का मजमूआ है जिसे कहते हैं स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। तो इन दोनों को लफ्ज़ों को मिला के लफ्ज़ बनाया गया है स्टैगफ्लेशन, यानी इससे स्टैग STAG स्टैग इससे ले लिया गया है और इन्फ्लेशन से फ्लेशन ले लिया गया है। तो इसका मतलब स्टैग्नेशन कहते हैं कांस्टेंट को, किसी चीज़ को जो कांस्टेंट हो, हिले नहीं। अगर मुल्क में कोई तरक्की नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही और अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो उसके साथ साथ अगर प्राइसेस भी बढ़ रही हैं तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। सो इस सूरत में स्टैगफ्लेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन होती है। बेसिक रीज़न क्या है जी? सप्लाई जो है वो कम हो गई है और प्रोडक्शन हो नहीं रही है, ये मुल्क ग्रो कर नहीं रहा, उधर से प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो ये इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इसके अलावा और बहुत सारी हैं, डेटफ्लेशन है, एजफ्लेशन है, वो हम उसको भी, रिफ्लेशन है, वो हम उसको भी डिस्कस नहीं कर रहे। और इसकी जो रीज़न्स होती हैं यानी स्पीड के हवाले से कि कितनी ज़्यादा है, यानी इसको कहते हैं इन्फ्लेशन ऑन द बेस ऑफ इंटेंसिटी, यानी कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है। इन्फ्लेशन तो है लेकिन कितनी ज़्यादा है। तो एक है इसको कहते हैं क्रीपिंग, यानी रेंगती हुई इन्फ्लेशन, माइल्ड इन्फ्लेशन भी कहते हैं, यानी स्लो इन्फ्लेशन। मुल्क में अगर 2% कीमतें बढ़ रही हैं, 3% बढ़ रही हैं तो उसको हम कहते हैं जी इन्फ्लेशन जो है वो क्रीपिंग है। जैसे मिसाल कोई आप जो सामान आप 100 रुपये में पिछले साल ख़रीद सकते थे, इस साल आपको 102 रुपये देने पड़ते हैं, तो ये 2% इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो इसको क्रीपिंग कहते हैं। फिर वॉकिंग के लिए जो 3 से 4% के दरमियान अगर हो इन्फ्लेशन तो ये थोड़ी ज़्यादा है, इसको कहते हैं जी वॉकिंग इन्फ्लेशन। देखिए पहले रेंग रही थी अब चल रही है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ गैलपिंग कहते हैं जंपिंग, दौड़ना, बड़े बड़े छलांगे लगाना। और हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है ना, तो ये जब डबल डिजिट में चली जाए, डबल डिजिट का मतलब है जब 10%, 11%, 20, 30, 40% हो जाए तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अब सवाल ये बता दें कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे होती है। अब इन्फ्लेशन कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो सबसे कॉमनली यूज मेथड है उसको कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
अब और भी हैं, जीडीपी डिफ्लेटर के ज़रिए भी होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के ज़रिए भी होती है, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ और सादा मेथड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं जी, करंट प्राइस लेवल माइनस प्रीवियस प्राइस लेवल डिवाइड बाय प्रीवियस प्राइस लेवल मल्टीप्लाइड बाय 100। वैसे आप बुक्स में देखेंगे तो आपको और भी कुछ नोटेशंस वगैरह मिलेंगी, ये मैंने इसको ज़रा डिटेल में लिख दिया ताकि आपको सुनने में पढ़ने में ज़रा आसानी हो जाए। किताबों में देखेंगे तो आपको P0 और P1 और इस तरह के टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। यानी जो हमारा करंट प्राइस इंडेक्स था और जो प्रीवियस प्राइस इंडेक्स है उसमें कितना डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस निकाल के प्रीवियस पे डिवाइड कर देंगे तो आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ 10 रुपये की थी, ठीक है, प्रीवियस प्राइस लेवल, यानी हम एक चीज़ तो नहीं, हम तो प्राइस इंडेक्स देखेंगे। यहाँ तो मैंने जैसे आपसे कहा कि एक प्रोडक्ट की प्राइस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने को इन्फ्लेशन नहीं कहते, लेकिन यहाँ सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक चीज़ की कीमत 10 रुपये थी और अब वो हो गई 11, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 10 कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी जो प्रीवियस प्राइस थी वो 10 थी लास्ट ईयर, तो 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट मेक्स 10%। तो हम ये कहेंगे कि जी इस मुल्क में 10% इन्फ्लेशन है। इसी तरह आप और भी एग्जांपल ले लें, ये एक प्रोडक्ट नहीं लेते बल्कि पूरा प्राइस इंडेक्स या प्राइस लेवल लेते हैं, यानी लास्ट ईयर इन्फ्लेशन रेट था 10%, इस ईयर इन्फ्लेशन रेट हो गया 11%, तो ओवरऑल इसमें कितना इंक्रीज़ आया 1% का, दैट मीन नॉट 1%, दैट इज़ 10%, राइट। ठीक है जी, मेजर कैसे करते हैं इन्फ्लेशन को, बहुत सारे तरीके हैं मेजर करने के, हम उसमें से भी अगेन 2-3 मोटी बातें करेंगे। हम 2 कैटेगरीज बना लेते हैं, एक को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और एक को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी मेजर्स। क्या है जी मॉनेटरी पॉलिसी? वो पॉलिसी होती है जो सेंट्रल बैंक बनाता है। पहले हम इसको थोड़ा समझ लें कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ये पॉलिसी होती है जो सेंट्रल बैंक बनाता है, जिसमें वो मनी की डिमांड और सप्लाई को मैनेज करते हैं, ठीक है जी। अब कैसे मैनेज करेंगे कि हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए? अब इन्फ्लेशन क्या है? पैसों का बढ़ना, ठीक है, कीमतों का बढ़ना। सेंट्रल बैंक एक तो ये करेगा जी रिड्यूसेस मनी सप्लाई, वो मनी सप्लाई को कम कर देगा मुल्क के अंदर। कैसे कम करेगा? बाय सेलिंग बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं जी? बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी मिसाल सादा लफ्ज़ों में ये समझ लें कि आप पैसे देंगे 1000 रुपये, $1000, तो वो आपको एक बदले में कागज़ दे देंगे जिसके ऊपर ये लिखा है कि जी आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को $1000 का कर्ज़ दिया है और इसके बदले में आपको इतना सूद मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है जी। वो फिर वेरी करता रहता है। ये मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, उस बॉन्ड्स की बड़ी फिर तफसीलात हैं। तो अब आपने 1000 रुपये दे दिए गवर्नमेंट को, तो आपके पास के वो 1000 रुपये की परचेजिंग कम हो गई। इसी तरह जब मुल्क में बॉन्ड्स बिकते हैं, बहुत सारे लोग बॉन्ड्स ख़रीद लेते हैं, तो लोगों के पास पैसा नहीं रहता। जब पैसा नहीं होगा तो परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो क्या हुआ? अब पहले जो था, अब बॉन्ड के ज़रिए आप कुछ ख़रीदो फ़रोख्त तो नहीं कर सकते, अब ज़ाहिर बात है। बॉन्ड मैं यहाँ पे प्राइस बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो लोन इंस्ट्रूमेंट है। तो आप उसको बाज़ार लेके जाएंगे तो वो आप उससे कुछ चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, तो गोया आपके पास अब पैसे कम है, तो ऑटोमेटिकली आपकी एग्रीगेट डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो भी कंट्रोल हो सकता है। अब एक और तरीका भी, इसके अलावा बहुत सारे तरीके भी हैं। एक तरीका गवर्नमेंट ये कर सकती है, सेंट्रल बैंक ये करता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। जब सूद बढ़ जाएगा बैंकों का, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ज़्यादा चार्ज करेगा, तो कमर्शियल बैंक जब आगे इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देंगे तो वो भी ज़्यादा हाई रेट पे होगा। तो जब ज़्यादा हाई रेट पे होगा तो कम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेंगे, जब कम लेंगे तो मनी सप्लाई भी मार्केट में कम आएगी। यानी पैसा जो बहुत ज़्यादा हो गया था, जैसे हमने कहा कि पैसा ज़्यादा हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो वो पैसे को सेंट्रल बैंक कम कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे और भी मेजर्स हैं, हमने यहाँ सिर्फ 1-2 ही लिए हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है जी? फिस्कल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले बना लेंगे, इकोनॉमिक एंड प्लानिंग डेवलपमेंट वाले अक्सर बनाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है नॉर्मली। तो वो क्या करते हैं जी, वो जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डिस्कस किया जाता है, यानी कितने पैसे लोगों से टैक्स के ज़रिए और दीगर मामलात के ज़रिए इकट्ठे करने हैं फ़ाइन और फीस वगैरह में, और उनको फिर किस तरह से स्पेंड करना है, रोड्स बनाने हैं, डैम बनाने हैं, बिजली लगानी है वगैरह वगैरह। तो ये इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब इसके ज़रिए कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है? गवर्नमेंट कैन रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं, जो सैलरीज़ के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो प्रोजेक्ट जब लग जाता है तो लोगों को नौकरियाँ मिल जाती हैं, लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, तो पैसे आने से फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। अब वो प्रोजेक्ट लगेगा, उसकी प्रोडक्शन तो होगी शायद 2 साल, 5 साल, 8 साल बाद, राइट? तो अभी तक एग्रीगेट सप्लाई तो इंक्रीज़ हुई नहीं,
ठीक है ना, मतलब प्रोडक्शन तो कुछ हुई नहीं, अभी सिर्फ लोगों को सैलरीज मिल रही हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, लोग फैक्ट्री लग रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, डैम बन रहा है, तो उस सूरत में लोगों के पास पैसा आ जाता है, तो पैसा आने से एग्रीगेट डिमांड लोगों की फ़ौरन बढ़ जाती है, तो वो थोड़ा उसको कम कर देते हैं, ठीक है। स्पेशली जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट राइजेज द डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा गवर्नमेंट पैसों को की सप्लाई को कम करने के लिए क्या कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है। यानी पहले मेरी सैलरी लेट सपोज 1000 रुपये थी और उस पर 100 रुपये टैक्स देता था, तो अब गवर्नमेंट ने 110 रुपये टैक्स कर दिया, तो अब मुझे 10 रुपये और मेरे पास कम हो गए, तो मेरी एग्रीगेट डिमांड जो है इसमें भी कम हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ सम टाइम गवर्नमेंट कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इसी तरह गवर्नमेंट अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गई है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट फिर इनडायरेक्ट टैक्सेज जो हमको कम कर देगी, तो उससे भी प्राइसेस कम हो सकती हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स थ्रू विच गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। मजीद कोई सवालात हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने आई एम अगेन टेलिंग यू, वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल, वी आर जस्ट टेलिंग द बेसिक्स ऑफ द इन्फ्लेशन, राइट। So thank you very much. If you like it, please do subscribe and share this video.